जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोगों के इस चैनल पर पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है ग्रामर में। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले सभी नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक नाउन का, नंबर का और जेंडर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया गया है। आप लोग उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें आज हम लोग जो एक टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सी टॉपिक है? तो वो आपका बेटा है केस का। नाउन केस यानी कि कारक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों का स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल का है। एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आपको पूरा फ्री ऑफ कास्ट पूरे ग्रामर की सीरीज कराई जाएगी। जल्द ही आप लोगों के लिए हिंदी का भी वीडियो लाया जाएगा और हिंदी के वीडियो के साथ साथ आप लोगों को और भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, केस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केस है क्या, यानी कारक। केस कहने से आप दिमाग में ये मत सोचना कि केस मतलब यहाँ पर कोई कोर्ट का केस है या किसी मुकदमे का केस है। यहाँ पर हम लोग केस पढ़ रहे हैं। कारक यानी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में भी कारक पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कारक होता है। तो हम क्या कहेंगे कि द फंक्शन ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। मतलब एक वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? तो वही आपका कारक कहलाता है। मतलब एक वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का कार्य ही कारक कहलाता है। अगर हम लोग इसे हिंदी में परिभाषा देखें तो थोड़ा सा वहाँ पर इसकी परिभाषा इतर होती है, भिन्न होती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। मतलब ऐसे संज्ञा या सर्वनाम जिनका सीधा संबंध हम लोगों का कहाँ से होता है? क्रिया से होता है, उन्हें कारक कहा जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। एक वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कारक की परिभाषा तो हो गई, तो क्या इसके कोई प्रकार भी होते हैं? तो बिल्कुल होता है बेटा, इसका प्रकार होता है। और कौन कौन से? जैसे टाइप्स ऑफ केस, मतलब कारक के प्रकार। तो कारक के प्रकार में जब हम देखते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के कारक आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार में कौन कौन सा कारक होता है इसको देखते हैं। पहला केस हम लोगों का होता है बेटा नॉमिनेटिव केस, या फिर इसे ही हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। यहाँ देखिए, हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश में कारक कितने होते हैं? तो इंग्लिश में कारक आप लोगों का 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो पहला हम लोगों ने देखा कि नॉमिनेटिव केस है, या इसे ही सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्म कारक। दूसरा क्या है? तो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि कर्म कारक है। तीसरा हम लोगों का होता है पजेसिव केस, जिसको हम लोग कहते हैं संबंध कारक। तीसरा है पजेसिव केस, जिसकी हिंदी होती है संबंध कारक। और चौथा होता है केस इन एड्रेस, या फिर इसे ही ओकेटिव केस भी कहा जाता है। इसे केस इन एड्रेस या फिर ओकेटिव केस कहा जाता है, जिसकी हिंदी संबोधन कारक होती है। पांचवा होता है केस इन एपोजिशन, यानी समानाधिकरण कारक होता है। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा 5 प्रकार का संज्ञा था, ये हमारा 5 प्रकार का कारक था संज्ञा में या सर्वनाम में। अब देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो और इसमें जैसे हमने बताया आपको कि इंग्लिश में 5 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में कारक की बात करेंगे तो हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। 8 प्रकार के। अगर कोई आपसे पूछता है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ संक्षिप्त में, बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को जब हिंदी में पढ़ाऊँगा तो उसमें दिया जाएगा।
इसमें देखिए कारक जो होता है 8 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं। एक तरफ कारक का नाम है, उसके सम्मुख कारक चिन्ह है। तो पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरा होता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। तीसरा होता है करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, जिसे हम लोग कहते हैं के लिए। पांचवा हम लोगों का है अपादान कारक, जिसे कहते हैं से, यानी कि यहाँ पर अलगाव वाली स्थिति बनती है जब कोई चीज़ अलग होता है। देखिए करण कारक का भी चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है। छठवां हम लोगों का है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, इस तरीके से अगर है तो उसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक 7वां नंबर होता है, इसका चिन्ह होता है में, पे, पर, भी, ऊपर, भीतर, ये सभी संबंध आपके अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। और 8वां जो आप लोगों का होता है वो होता है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह होता है हे, भो, अरे। संबोधन मतलब जैसे आप किसी को जब बुला रहे हों। तो ये हमने आपको बताया अभी तक कि कारक क्या है, और उसके बाद में इंग्लिश में कारक कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश की तरफ। चूँकि ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ है तो इसमें हम लोग देखते हैं नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। जो हमारा पहला कारक है वो कौन सा है, कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस या फिर उसे ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस, जिसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहा जाता है, तो वाक्य में कार्य को संपादित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम। संपादित करना मतलब पूर्ण करना, जैसे जो भी कार्य हो रहा है उसे कौन पूर्ण कर रहा है, तो जो उसे पूरा करता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। वही कर्ता कारक में होता है। या फिर इसको अगर हम दूसरे परिभाषा के रूप में अथवा में देखें तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ चर्चा की जाती है वो किस में होता है, वो आपका कर्ता कारक में होता है। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम के बीच बारे में कुछ चर्चा हो, विषय में कुछ चर्चा किया जाए, कुछ कहा जाए, वही क्या होता है, कर्ता कारक में होता है। इंग्लिश की बात करें तो इसको कहेंगे द नाउन आर प्रोनाउन व्हिच कंप्लीट्स द वर्ब इज कॉल्ड केस। मतलब कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया को पूरा करता है वही क्या होता है, कर्ता कारक में होता है। तो आशा है आप लोगों को परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी। कर्ता, कर्ता मतलब होता है करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता का मतलब होता है करने वाला, यानी डूअर जो होता है ना, कार्य को करने वाला होता है, उसे ही हम लोग कर्ता कारक में कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लें, कुछ उदाहरण को देख लें। तो उदाहरण में देखिए जैसे एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमने लिया कि राम रीड्स, क्या है, पहला वाक्य है राम रीड्स, मतलब राम पढ़ता है। और दूसरा क्या है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। तो भैया अगर हम बात करें कि राम रीड्स में यानी राम पढ़ता है, इसमें कारक कौन है, कर्ता कारक कौन सा है, तो कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। काम को करने वाला कौन है, तो राम है। कौन है, तो राम है। तो इसलिए राम यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। इसमें कहा गया ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। काम क्या हो रहा है, अंग्रेजी बोलने का। और बोलने का कार्य कौन करता है, तो वह करता है। तो वह क्या है, कर्ता कारक में है। यानी जिसके विषय में कुछ चर्चा किया जा रहा है या फिर जिसके जो कार्य को करने वाला है वही क्या होता है, कर्ता कारक में होता है। अब यहाँ पर हमें एक नोट ध्यान रखना है कि क्या, जैसे मान लीजिए हमको परिभाषा नहीं याद आ रही है तो क्या करना है, वाक्य में नॉमिनेटिव केस का पता लगाने के लिए वर्ब से हु लगा करके प्रश्न करते हैं। वर्ब से क्या करते हैं, यानी जो क्रिया है उससे हु लगा करके प्रश्न किया जाता है। तो हु लगाने का मतलब ये होता है, हु का अर्थ होता है कौन। हु का अर्थ क्या होता है बेटा, तो हु का अर्थ होता है कौन। तो जब कौन लगा करके हम लोग इससे प्रश्न करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में उसी वाक्य में मैंने बताया हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो आप जवाब क्या देंगे, पहले वाक्य में आप लोग जवाब देंगे राम, मतलब राम रीड्स। कौन पढ़ता है, तो राम रीड्स।
मतलब कि राम पढ़ता है। अगर हम यहाँ दूसरे वाक्य में पूछें हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोलता है, तो आपका जवाब क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी बोलता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव केस को हम कैसे पहचानेंगे कि नॉमिनेटिव केस कौन सा शब्द है। अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड पर और अगले केस को। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कारक क्या है, हिंदी में कारक कितने प्रकार का होता है, इंग्लिश में कारक कितने प्रकार का होता है, यानी केस कितने प्रकार का होता है। और अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब कर्म कारक है। कर्म कारक कितने प्रकार का होता क्या है, कर्म कारक क्या है, इसको पहले देखिए। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसे वह क्या होता है, कर्म कारक में होता है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको संस्कृत में एक सूत्र बताया जाता है, कर्तुर्रिप्सति तमम कर्मः, मतलब कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहे वही कर्म होता है। ठीक है, एक वो गाना सुने होंगे ना कि पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। तो भैया कर्ता जिसको ज़्यादा चाहेगा वही आपका क्या होगा, कर्म कारक में होगा। यानी द नाउन आर प्रोनाउन व्हिच इज इफेक्टेड द मोस्ट बाय द वर्ब, वह संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक कहलाता है। मतलब वह संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है वह क्या कहलाता है, वही आपका कर्म कारक में होता है। कर्म कारक के भी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया, एक है ही ड्रिंक्स मिल्क, मतलब वह दूध पीता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वह दूध पीता है, वह दूध पीता है। तो अगर हम लोग अब बात करें इसमें तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि क्या पीता है, तो दूध, पीने का कार्य हो रहा है, पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दूध पर, दूध ही तो खत्म होगा। ऐसे ही अगर हम लोग अगले वाक्य में देखें तो यहाँ पर कह रहा है सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, तो कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। और दे कॉल्ड मी इन द पार्टी, उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया। अब यहाँ पर भी एक नोट है बेटा, नोट क्या है कि वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाने के लिए वर्ब से 3 शब्दों को याद रखना है, व्हाट, व्हेयर या फिर हुम लगा करके प्रश्न किया जाता है। व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेयर का मतलब क्या होता है, तो व्हेयर का मतलब होता है कहाँ, और हुम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसे। तो मतलब ये हुआ, जैसे अगर हम पहले वाक्य में पूछें कि वह क्या पीता है, तो उत्तर क्या निकल करके आ रहा है, मतलब कि दूध पीता है। जैसे व्हाट डज ही ड्रिंक, वह क्या पीता है, तो मिल्क उत्तर आया। दूसरे में पूछे कहाँ जाती है, तो उत्तर क्या मिला, स्कूल मिला। तीसरे में पूछें कि किसे बुलाया, तो मुझे बुलाया। यानी कि ये जो वाक्य हमारे हैं, अगर हमें किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि व्हाट, व्हेयर या फिर हुम लगा करके क्रिया से प्रश्न कर लो, और आपको वहाँ पर तीनों में से किसी न किसी एक से आपको उत्तर मिल जाएगा, और जो आपको उत्तर मिलेगा वही आपका कर्म कारक होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है कंपटीशन के लिए भी, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी। अगर आप लोग बेटा, फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए इसमें क्या है, अगला कारक है पजेसिव केस, यानी संबंध कारक। पजेसिव केस है यानी कि संबंध कारक है। संबंध कारक का हिंदी में क्या चिन्ह होता है, तो का, की, के, रा, री, रे। अब देखिए इसमें इसकी व्याख्या जो है हिंदी में ही लिया गया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जब वाक्य में, जैसे जब वाक्य में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, जब वाक्य में कोई एक संज्ञा किसी दूसरे संज्ञा पर अधिकार प्रकट करता है, जैसे कि अधिकार प्रकट करने का कि ये मेरा किताब है, तो वहाँ पर किताब के ऊपर अधिकार प्रकट हो रहा है, तो अधिकार प्रकट करने वाली संज्ञा संबंध कारक में होती है। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा पर अधिकार प्रकट करती है तो अधिकार प्रकट करने वाली संज्ञा संबंध कारक में होती है। और क्या है ये देखिए, तो इसमें 2 प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा कितने प्रकार की इसमें होगी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होगी अधिकारक संज्ञा,
अधिकारक संज्ञा किसे कहते हैं? जो अधिकार प्रकट करने वाली संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक संज्ञा किसी दूसरे संज्ञा पर अधिकार प्रकट करती है। तो जो अधिकार प्रकट करने वाली संज्ञा है वो अधिकारक संज्ञा है। दूसरी क्या है? अधिकृत संज्ञा है। मतलब जिस संज्ञा पर अधिकार प्रकट हो, भाई एक अधिकार प्रकट कर रहा है तो दूसरे पर अधिकार प्रकट भी तो हो रहा है, तो जिस पर अधिकार प्रकट होगा उसे अधिकृत संज्ञा कहेंगे। जिस पर जो अधिकार प्रकट करने वाली संज्ञा है वो अधिकारक संज्ञा कहलाएगी। ये समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं इसके कुछ और कंटेंट पर, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें देखते हैं जिससे हमारा प्रश्न कभी भी गलत ना होने पाए। तो यहाँ पर देखिए, संबंध कारक प्रकट करने के कुछ नियम हैं बेटा। नियम क्या है? पहला नियम है कि अधिकारक संज्ञा सजीव होने पर अपॉस्ट्रॉफी के बाद यस लिखकर अधिकृत संज्ञा लिखते हैं। जैसे जो आपकी अगर अधिकारक संज्ञा सजीव है तो सबसे पहले अधिकारक संज्ञा लिखेंगे, फिर अपॉस्ट्रॉफी के साथ में यस लिखेंगे, फिर अधिकृत संज्ञा लिखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया मोहन्स बुक। क्या लिया? मोहन्स बुक। अर्थ क्या हुआ? मोहन की किताब। अर्थ क्या हुआ? मोहन की किताब। अब यहाँ पर आप लोग देखिए बेटा, तो जो मोहन की किताब है इसमें दो संज्ञाएं हैं, एक मोहन है, दूसरा किताब है। और मोहन सजीव है, मोहन सजीव है, तो इसलिए यहाँ मोहन के बाद में एपॉस्ट्रॉफी के साथ में यस का प्रयोग किया गया है। और बुक पर यानी किताब पर मोहन का अधिकार प्रकट हो रहा है, इसलिए बुक को बाद में लिखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, यानी किशोर्स हाउस, माने किशोर का घर। इसका अर्थ क्या होगा? किशोर्स हाउस का कि किशोर का घर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो किशोर एक संज्ञा है, दूसरी संज्ञा क्या है? तो दूसरी संज्ञा है घर, यानी कि हाउस। अब देखिए किशोर सजीव है तो किशोर का अधिकार प्रकट हो रहा है घर पर, इसलिए किशोर के बाद में अपॉस्ट्रॉफी यस लगाया गया है, फिर घर लिखा गया। यानी पहले अधिकारक संज्ञा, फिर अपॉस्ट्रॉफी के साथ में यस, उसके बाद में तब फिर अधिकृत संज्ञा लिखा जाता है। तो आशा है आप लोगों को ये पहला नियम इसका समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? दूसरा नियम कहता है कि अधिकारक संज्ञा सजीव हो। जैसे पहले में भी हमने देखा कि अधिकारक संज्ञा सजीव हो और उसके बाद में सा सा सा, मतलब तीनों सा की ध्वनि आए। ध्वनि आने पर एपॉस्ट्रॉफी के बाद यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अगर अधिकारक संज्ञा के अंत में सा की ध्वनि आ रही है, अब वो चाहे तालव्य सा हो, चाहे मूर्धन्य सा हो, चाहे दंत्य सा हो, अगर किसी भी प्रकार के सा की ध्वनि आ रही है ना, तो उसके बाद में यस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, कहा गया एलिस लेटर। अब अगर आप लोग एलिस लिखते हैं ना, तो एलिस में अंत में देखिए सा की ध्वनि आ रही है और अर्थ हो जाएगा एलिस का पत्र। तो एलिस का पत्र जब हम लोगों ने देखा तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए एलिस के अंत में सा की ध्वनि आ रही है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी तो लगा, लेकिन एपॉस्ट्रॉफी के बाद में यस का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, सुरेश चेयर। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो सुरेश लिख रहे हैं तो इसमें तालव्य सा आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है? तालव्य सा। तो इसका अर्थ हो जाएगा सुरेश की कुर्सी। अब यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो सुरेश के अंत में भी सा की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी के बाद यस का प्रयोग नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें मनीष, मनी मतलब मनीष का रुपया या मनीष का धन, तो अब मनीष वाले में देखिए मनीष का धन या मनीष का रुपया। यहाँ पर देखिए तो बेटा जो मनीष शब्द है इसके अंत में भी सा की ध्वनि आ रही है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी तो लग रहा है लेकिन उसके बाद में यस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो आशा है आप लोग इसे अब तक बेहतर समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें और आप नए नए चीज़ों को सीखने को पाते रहें। आपका चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, टीईटी या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं तीसरा नियम हमारा क्या कहता है
कि शॉर्ट फॉर्म के बाद में एपॉस्ट्रॉफी के बाद यस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी शॉर्ट फॉर्म वाली संज्ञा आई तो उसके साथ में क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एमएज स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, एमए का छात्र, एमए का छात्र। अब देखिए एमए का छात्र जो आपका है, यहाँ पर एमए शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो जब एमए शब्द शॉर्ट फॉर्म में है तो इसके बाद में एपॉस्ट्रॉफी के साथ यस का प्रयोग किया जाएगा, एपॉस्ट्रॉफी के साथ में एस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा रूल, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, डीएम्स आर्डर मतलब डीएम्स आर्डर यानी डीएम का आदेश, डीएम का आदेश। डीएम शब्द भी आप लोग देखेंगे तो जो डीएम शब्द है ना, ये भी आपका संक्षिप्त रूप में ही है, फुल फॉर्म होता है इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिला अधिकारी। तो ये भी आपका क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो जब कोई संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो उसका पॉसेसिव बनाने के लिए उसमें एपॉस्ट्रॉफी के बाद यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा रूल, इसका चौथा नियम कि अधिकारक संज्ञा निर्जीव होने पर, यदि अधिकारक संज्ञा निर्जीव है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अधिकृत संज्ञा पहले लिखेंगे। अधिकृत मतलब जिस पर अधिकार प्रकट हो रहा है, पहले अधिकृत संज्ञा लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑफ लिख लेंगे, फिर अंत में हम लोग अधिकारक संज्ञा को लिखेंगे। कब, जब हमारा अधिकारक संज्ञा निर्जीव होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लीजिए, लेग ऑफ चेयर। लेग ऑफ चेयर मतलब होता है कुर्सी का पैर। अब देखिए कुर्सी सजीव तो है नहीं बेटा, तो जब कुर्सी सजीव नहीं है, निर्जीव वस्तु है, तो इसमें क्या होना चाहिए, कुर्सी के पैर शब्द में कुर्सी का अधिकार है पैर पर, लेकिन दोनों निर्जीव हैं। यहाँ पर जो अधिकार प्रकट करने वाला है वो निर्जीव है, तो इसीलिए सबसे पहले लेग लिखा गया। क्या लिखा गया, लेग लिखा गया। उसके बाद में फिर लिखा गया ऑफ, तब फिर चेयर लिखा गया। अगर जैसे और एग्जाम्पल आप लोग इस प्रकार का देखना चाहते हैं तो देखिए, पेज ऑफ बुक, पेज ऑफ बुक जिसका अर्थ क्या होगा, किताब का पन्ना या किताब का पृष्ठ। तो यहाँ पर किताब निर्जीव है और उसके पृष्ठ पर उसका अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जाता है, पहले ऐसी स्थिति में जो अधिकृत संज्ञा होती है उसे लिखते हैं, उसके बाद ऑफ लिखते हैं, फिर हम लोग नाउन लिखते हैं, जो भी नाउन होता है। तो चलते हैं अब हम लोग अगली स्लाइड पर। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कि वीडियो कैसा था। चलिए अब देखते हैं अगले चैनल पर, मतलब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कह रहा है, केस इन मतलब केस इन एड्रेस या फिर ओकेटिव केस। इसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। इसे हम लोग केस इन एड्रेस भी कहते हैं या फिर ओकेटिव केस भी कहते हैं। तो ओकेटिव केस मतलब होता है संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। तो अगर वाक्य में किसी भी संज्ञा को पुकारा जाता है यानी बुलाया जाता है तो वह किस कारक में होता है, जब हम किसी संज्ञा को बुलाते हैं तो वह संबोधन कारक में होता है। कोई भी संज्ञा अगर है और उसे आप किसी को भी आप बुला रहे हैं तो वह कौन से कारक में होगा, वह आपका संबोधन कारक में होगा। जैसे, और इसमें एक विशेष बात का भी आपको ध्यान रखना है, एक नोट भी है। तो नोट क्या है कि इसके पहले अथवा बाद में कॉमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कॉमा का प्रयोग नहीं किया है और संबोधन कारक को आप सीधे सीधे लिख रहे हैं तो आपका समझ लीजिए कि गलत हो गया, उसमें नो डाउट वो आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, जैसे कम हियर सुरेंद्र। क्या कह रहा है, कम हियर सुरेंद्र मतलब यहाँ आओ, यहाँ आओ सुरेंद्र। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ आओ सुरेंद्र। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखना है, और एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सी संज्ञा आपकी है जो आपका केस इन एड्रेस में है या फिर ओकेटिव केस में। कौन सी संज्ञा है बेटा, तो सुरेंद्र संज्ञा, क्योंकि बुलाया किसे जा रहा है, सुरेंद्र को। तो जब संज्ञा वाक्य के अंत में होती है तो उसके पहले कामा का प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में देखिए कामा का प्रयोग पहले किया गया, लेकिन अगर हम नाउन को ही पहले लिख रहे हैं, उसी संज्ञा को ही पहले लिख रहे हैं, तो
तो उसके बाद कामा का प्रयोग होगा। जैसे सुरेंद्र कम हियर, इसका अर्थ हो जाएगा कि सुरेंद्र यहाँ आओ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो सुरेंद्र यहाँ आओ यानी सुरेंद्र कम हियर वाला आपका है, ये आपका क्या है, इसमें आपने देखा कि सुरेंद्र को पहले लिया गया, इसलिए उसमें बाद में कामा का प्रयोग हुआ। और इसके ऊपर वाले वाक्य में यानी कम हियर सुरेंद्र में सुरेंद्र को बाद में लिया गया, इसलिए उसके बाद वाले वाक्य उसके पहले कामा का प्रयोग किया गया। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि केस क्या है, केस के प्रकार कितने होते हैं, हिंदी में कारक के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस की परिभाषा को देखा, उसके एग्जाम्पल्स को देखा, ऑब्जेक्टिव केस की परिभाषा को और एग्जाम्पल को देखा। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव केस के एग्जाम्पल मतलब परिभाषा को देखा। उसके हम लोगों ने जो उसमें और गूढ़ तथ्य छिपे हुए थे, जैसे उससे पॉजिटिव बनाने का जो नियम छिपा हुआ था उसको हम लोगों ने देखा और उसके एग्जाम्पल्स को भी देखा। फिर हम लोगों ने अगला केस क्या देखा, अगला हम लोगों ने देखा वोकेटिव केस या फिर केस इन एड्रेस यानी संबोधन कारक, इसमें भी परिभाषा को देखा और इसके एग्जाम्पल्स को देखा। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। और एक चीज़ ना भूलें कि अगर कहीं पर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, उसके लिए आप लोगों को समझाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि लास्ट यानी जो हमारा 5वां नंबर का केस है ना, ये कौन सा है, केस इन एपोजिशन। कौन सा केस है, केस इन एपोजिशन है, मतलब कि समानाधिकरण कारक है। क्या है, समानाधिकरण कारक है। अब हमसे अगर कोई पूछे कि समानाधिकरण कारक क्या होता है, तो देखिए जब वाक्य में एक साथ दो संज्ञा प्रयोग हो और बाद वाली संज्ञा अपने से पहले वाली संज्ञा का वर्णन करे तो वर्णन करने वाली संज्ञा समानाधिकरण कारक में होती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब वाक्य में एक साथ दो संज्ञा प्रयोग हो और बाद वाली संज्ञा अपने से पहले वाली संज्ञा का वर्णन करे तो वर्णन करने वाली संज्ञा समानाधिकरण कारक में होती है। तो अब ये तो हुआ बेटा दो संज्ञा कह रहा है, दो संज्ञा मतलब कि दोनों ही एक ही प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो जब दो संज्ञा हो, दो सर्वनाम हो, दो वर्ब हो, दो एडवर्ब हो, मतलब कुछ भी हो, अगर दो एक साथ में आ रहे हैं ना तो उनके बीच में या तो कोई कंजक्शन होना चाहिए या फिर उनके बीच में कोई विराम चिन्ह होना चाहिए। तो इसलिए इसके पहले और बाद में कामा का प्रयोग होता है। अगर हम बिना किसी कामा विराम चिन्ह के या किसी भी विराम चिन्ह के बिना या अगर हम किसी कंजक्शन के बिना दो एक ही प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर गलती हो जाएगी, आपका वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। परीक्षा चाहे जैसी भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षा हो या फिर आपका स्कूल लेवल की परीक्षा हो, पेपर ऐसे लिख कर आओ ना कि फुल कॉन्फिडेंस रहे, आपको पूरी तरीके से विश्वास रहे, मज़ा आ जाए। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को देख लिया है, इसको समझ लिया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स में कहा है कि रोहित आवर कैप्टन प्लेज वेल नाउएडेज। रोहित हमारा कप्तान आजकल अच्छा खेलता है, मतलब रोहित हमारा कप्तान आजकल अच्छा खेलता है। देखिए एक संज्ञा है रोहित, दूसरी संज्ञा है आवर कैप्टन। अच्छा रोहित है कौन, तो रोहित हमारा कप्तान है, ये उसी रोहित की बात मैं कर रहा हूँ, रोहित शर्मा वाले की। तो रोहित कौन है बेटा, रोहित हमारा कप्तान है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है आप लोगों का, ये आप लोगों का है एक केस इन एपोजिशन, मतलब बाद वाली संज्ञा जो है आवर कैप्टन, यही क्या कर रही है, यही रोहित की पहचान बता रही है। तो इसलिए यही हमारा केस इन एपोजिशन में होगा, यही समानाधिकरण कारक में होगा। इसीलिए देखिए इसके पहले भी और इसके बाद में भी कामा का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें अगले पर, तो अगले पर क्या है, आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं श्रीमान शर्मा से मिला, आवर क्लास टीचर हमारे कक्षा अध्यापक। अब ये बताइए कि जो श्रीमान शर्मा जी हैं और हमारे कक्षा अध्यापक हैं ये दोनों एक ही हैं। श्रीमान शर्मा जी कौन हैं, तो ये हमारे क्लास टीचर हैं, हमारे कक्षा अध्यापक हैं। यानी कि बाद वाला जो संज्ञा है आवर क्लास टीचर,
ये क्या कर रहा है, ये मिस्टर शर्मा जी का परिचय बता रहा है, उनका पहचान बता रहा है कि मिस्टर शर्मा कौन है, हु इज़ मिस्टर शर्मा। तो भैया मिस्टर शर्मा इज़ अवर क्लास टीचर। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये हमें पहचान मिल रहा है ना, यही हमारी केस इन अपोजिशन में है, समानाधिकरण कारक में है। अब ये चूंकि वाक्य के अंत में आया है तो इसलिए यहीं पर वाक्य की समाप्ति हो रही है। तो जहाँ पर वाक्य की समाप्ति होती है वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है या क्वेश्चन मार्क का, मतलब जैसे भी वाक्य होते हैं। हालांकि ये वाक्य आपका असर्टिव में है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का फुल स्टॉप लग रहा है, कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा वाक्य देखते हैं, आर.एन. टैगोर ए बंगाली पोएट रोट द गीतांजलि। आर.एन. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है। कौन थे, तो एक बंगाली पोएट थे, मतलब एक बंगाली कवि थे। यानी रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि ने गीतांजलि पुस्तक लिखा। अब देखिए ए बंगाली पोएट कौन सा शब्द है, ये भी संज्ञा है, और बात करें आर.एन. टैगोर की तो ये भी संज्ञा है। दोनों में जो बाद वाली संज्ञा है यानी ए बंगाली पोएट, वो क्या कर रहा है, वो आर.एन. टैगोर का परिचय बता रहा है, उनका पहचान बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा केस इन एपोजिशन में होगा, केस इन एपोजिशन में यही संज्ञा होगी, केस इन एपोजिशन में यही संज्ञा होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले का। अगले पर क्या है, एक वाक्य और है, पी.टी. नेहरू मतलब पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री इज़ कॉल्ड चाचा नेहरू, चाचा नेहरू कहे जाते हैं। तो देखिए यानी पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू कहे जाते हैं। तो ये वाला जो आपका बेटा द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये चाचा नेहरू जी की यानी पंडित नेहरू जी का परिचय बता रहा है। भैया पंडित नेहरू कौन है, तो पंडित नेहरू का वर्णन कर रहा है कि कौन थे। तो पंडित नेहरू कौन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए जो ये वाला आपका शब्द है ना, पंडित नेहरू जी वाला जो शब्द है, ये तो आपका मूल नाउन है, लेकिन केस इन एपोजिशन में कौन सा है, ये आपका है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आशा है आप लोग अब तक केस इन एपोजिशन बेहतर से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें। तो इसमें देख लीजिए, जैसे हमने कहा था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों में केस होता है, मतलब कारक आपका प्रोनाउन में भी होता है, कारक आपका नाउन में भी होता है। तो जो अब तक हमने पांचों केस पढ़ा है, यानी जो अभी तक हमने 5 केस पढ़ा है ना, ये सब किसके लिए हैं, ये सब नाउन के लिए हैं। जब हम बात करेंगे प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में सभी केस नहीं होते हैं, मतलब पांचों प्रकार के केस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि पजेजिव केस में प्रोनाउन कैसे होता है। अगर हम बात करें पजेजिव केस में प्रोनाउन की, तो वो कैसे होता है, आपने सब्जेक्टिव में देखा यानी नॉमिनेटिव में देखा, उसमें होता है प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस में या नाउन मतलब नॉमिनेटिव केस में। हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसमें भी आपका प्रोनाउन आता है, लेकिन अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की, तो उसमें किस रूप में आता है, इसको मैंने बताया है। तो किस रूप में आता है, पहला तो आपका माई हो गया, जैसे आई का पजेसिव क्या होता है, तो माई होता है। वी का पजेसिव क्या होता है, तो अवर होता है। यू का पजेसिव योर होता है। ही का पजेसिव हिज होता है। सी का पजेसिव हर। इट का पजेसिव इट्स। दे का पजेसिव दियर। और वन का पजेसिव वंस होता है। ये क्या है, ये आप लोगों का पजेसिव केस है, संबंध कारक है। लेकिन अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, पजेसिव जो आपका प्रोनाउन होता है, हालांकि मैं प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जैसे वहाँ पर माई नहीं होता है, वहाँ पर माइन होता है। अवर का अवर्स होता है। योर का योर्स होता है, तो वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इस रूप में है ना, तो ये आपका पजेसिव केस में प्रोनाउन है, मतलब ये आपका पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अब हम देखते हैं एक नोट, एक विशेष चीज़ और, कि केस इन एड्रेस और केस इन एपोजिशन का रूप प्रोनाउन में नहीं होता है।
मतलब कि जो केस इन एड्रेस है और केस इन एपोजिशन है, इसका रूप हमको कभी भी प्रोनाउन में नहीं मिलता है। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है कि ये हमारा प्रोनाउन में बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो प्रोनाउन और नाउन से संबंधित जितना भी आपका केस था वो हो चुका। हम लोगों ने इसमें सीखा क्या क्या? हम लोगों ने सीखा कि केस क्या है, कारक क्या है, हिंदी में कारक के प्रकार क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ केस हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने इसमें क्या देखा बेटा? तो और हम लोगों ने सभी प्रकार की परिभाषाओं को देखा, यानी हम लोगों ने सभी डिफिनीशन को देखा। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सभी के एग्जाम्पल्स को देखा। और उससे जो महत्वपूर्ण रूल थे हम लोगों ने सभी रूल को भी देखा, समस्त रूल को भी देखा, नियम को भी देखा। इसके बाद में हम लोगों ने और क्या सीखा? तो हम लोगों ने सीखा कि प्रोनाउन में केस कैसा होता है, मतलब हम लोगों ने प्रोनाउन केस भी यहीं पर पढ़ लिया। और इस प्रकार से ये हम लोगों का एक महत्वपूर्ण सेशन रहा है। हम आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो के पहले वाले वीडियो यानी नाउन का वीडियो, नंबर का वीडियो और जेंडर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट का लिंक, आप लोग उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और वहां से आप एंजॉय कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है बेटा। तो अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको बेहतर कंटेंट मिलते रहें। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी कीमत के सब कुछ दिया जा रहा है। लाइक कर दें वीडियो को और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।